12 की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 10 है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। इस चैप्टर में 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताएं, उसके गुण और उनके दोषों के बारे में बात कर रहे थे। आज का जो वीडियो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित है, यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है और ये किस तरह से किसानों के और सरकार के बीच में एक समझौते के तहत ये व्यवस्था कायम की गई थी। तो ये जो व्यवस्था थी वो 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल ज़िले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सबसे पहले ये देखने के लिए कि यह व्यवस्था किस तरह से काम करती है, इस व्यवस्था को कुछ दिनों के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में के बारामहल ज़िले में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद कैप्टन मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया। मतलब सिर्फ मद्रास के बारामहल ज़िले में इसे लागू करके देखा गया था कि इसका फ़ायदा कितना हो रहा है, किस तरह से ये व्यवस्था कायम काम कर रही है। इसके बाद इसे संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया था 1820 ईस्वी में। इसके तहत क्या होता था कि कंपनी सरकार और रैयतों मतलब किसानों के बीच में एक समझौता होता था, जिसमें राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होती थी। जब हम तीनों व्यवस्थाओं के बारे में देख रहे थे उस समय मैंने बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे ये व्यवस्था किसानों और कंपनी के बीच में होती थी। इसमें बीच में किसी भी जमींदार या ठेकेदार जैसे वर्ग का कोई महत्व नहीं था। उन्हें इस तरह से दोनों के बीच से हटा दिया गया था, उनका कोई काम नहीं था। और ये जो व्यवस्था थी उसे कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने पंजीकृत किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया था। मतलब ये व्यवस्था लागू करने के बाद जो किसान हैं उन्हें उनके भूमि का स्वामी बना दिया गया था। पहले भूमि का स्वामी जमींदार वर्ग होता था, लेकिन अब किसानों को ही उनकी भूमि का स्वामी बना दिया गया था और ये रजिस्ट्रेशन के तहत हुआ था, यानी कि भूमि अब किसानों के लिए के नाम से पंजीकृत कर दी गई थी। अब वह सीधे राजस्व कंपनी को देता था और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था। मतलब ज़मीन पर अब किसानों का मालिकाना अधिकार हो गया था और वो लगान सीधे कंपनी सरकार को देती थी। लेकिन अगर वो कर नहीं दे पाती थी तो उन्हें उनकी भूमि दे देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। यानी अब हम ये तो देख रहे हैं कि इस व्यवस्था में जो है सीधे किसानों के बीच में और सरकार के बीच में यह व्यवस्था चल रही है और इसमें किसी बीच का कोई वर्ग कोई महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि राजस्व की दर कैसे निर्धारित हो रही है। तो राजस्व की दर को निर्धारित करने के लिए जो आकलन है उसका आधार होता था अनुमान, यानी किसी भी खेत की हालत को देख कर कि खेत उपजाऊ है या कम उपजाऊ है या बंजर है, जो भी है, खेत की उपजाऊ शक्ति को देखकर सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता था कि अगर खेत ऐसा है तो उस पर इस तरह से उपज हो सकता है, और अनुमान के आधार पर ही राजस्व की दर निर्धारित करनी पड़ती थी। तो जो दर होती थी वो 1/2 यानी कि आधा होता था, 50% होता था। एक एग्जाम्पल के तहत हम इसको समझेंगे कि उदाहरण स्वरूप 1 एकड़ में 2600 मन धान की पैदावार होती थी, तो मुनरो पैदावार का 1/3 या 2/5 भाग जो है कंपनी के सरकार राजकोष में जमा कर लेता था और इसका मूल्य निर्धारित कर देता था, और इतनी ही रकम किसान कंपनी को राजस्व के रूप में दे देती थी। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखने पर यह व्यवस्था जो है उसका वो इस तरह से नहीं थी जैसे वो दिखाया जा रहा है। उपज कम होने पर बढ़ी हुई राजस्व की मांग के कारण कभी कभी किसान को लगान अदा करना मुश्किल हो जाता था। मतलब लगान की दर तो सिर्फ अनुमान के आधार पर लगाई गई है, तो अनुमान के आधार पर लगान की दर निर्धारित कर दी जाती थी, लेकिन जब वास्तविक जो उपज है वो अगर अनुमान से कम होता था तो ऐसी स्थिति में जो बढ़ी हुई लगान होती थी वो किसानों को अदा करना मुश्किल हो जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 30 वर्षों तक चली और इन 30 वर्षों में 1820 ईस्वी के बाद यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में लागू की गई जहां कोई भी भू सर्वे नहीं हुआ था। भू सर्वे का मतलब है कि सरकार के द्वारा इस बात का निर्धारण करना, ज़मीन को देखना, उसकी उपज क्षमता को देखना, उसकी लागत को देखना, ये सब कुछ देखने के बाद निर्धारित किया जाता था कि कैसे लगान की दर को रखा जाए। तो रैयतों के अनुसार खेत ना देकर कंपनी के पदाधिकारी उन्हें खेत में काम करवाने लगे थे।
भूमि कर भी बढ़ा दिया गया था, जिससे कृषक वर्ग अपनी भूमि साहूकारों के पास रखकर ऋण लेने लगे थे और ऋणग्रस्तता के जाल में फंसे जा रहे थे। तो हो ये रहा था कि अनुमान के आधार पर लगान की दर निर्धारित हो रही थी, और अगर उपज जो है वो अनुमान के हिसाब से अधिक नहीं हो पाता या अनुमान के हिसाब से नहीं हो पाता था और कम हो जाता था, तो ऐसी स्थिति में किसानों को वही लगान वसूल करना होता था जो कंपनी सरकार ने अनुमान के आधार पर निर्धारित कर दिया है। ऐसे में किसानों को लगान वसूली में बहुत दिक्कत आ रही थी और वो ऋण लेने को मजबूर हो गए थे, और वो जो ऋण लेते थे वो साहूकारों से ऋण लेते थे, और साहूकारों जो है ऋण ब्याज के ऊंची दरों के पर देते थे। यानी कि ऋण तो वो देते रहे मगर उसमें ब्याज का दर बहुत ऊंची रखी जाती थी, जिसे चुकाने में किसानों को कभी कभी अपनी भूमि, अपने घर, अपने जायदाद से भी बेदखल होना पड़ रहा था। राजस्व वसूली के लिए कंपनी के अधिकारी भी रैयतों पर अत्याचार करते थे। अब किसान तो बड़ी मुश्किल में है, वो लगान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जो अधिकारियों को लगान वसूली का जिम्मा दिया जाता था वो भी बड़ी ही अत्याचार करते थे, उन पर बड़ी ही निर्ममता के साथ लगान वसूली करते थे। मद्रास यातना आयोग 1854 में इन अत्याचारों का विवरण दिया गया है। इसके पश्चात भूमि का सर्वे पुनः प्रारंभ किया गया तो करों में कमी लाई गई। जब किसानों पर जमींदारों का इस किसानों पर जब ब्रिटिश अधिकारियों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह के बाद कई दंगे हुए, जिसकी एक रिपोर्ट 1854 ईस्वी में दी गई है, जिसमें इस बात का विवरण दिया गया है कि कितना अत्याचार किसानों पे किया गया। इसके बाद से फिर भूमि का सर्वे दोबारा करवाया गया और फिर करों की जो दर थी उसमें कमी लाई गई। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब हम देखेंगे इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसे मद्रास में ही लागू किया गया था, तो मद्रास में इसके प्रभाव को देख लेते हैं। यह व्यवस्था किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। किसान गरीब और भूमिहीन होते गए, ऋणग्रस्तता में फंसते चले गए। और एक सर्वे के अनुसार मद्रास में कंपनी ने पाया कि 1855 में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 1,35,00,000 एकड़ जमीन जोती गई और 1,80,00,000 एकड़ जमीन परती रह गई। इस प्रकार इस व्यवस्था से कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये थी मद्रास की बात। अब हम देखेंगे मुंबई में। 1819 से 1827 ईस्वी के बीच एल्फिंस्टन बम्बई का गवर्नर था, और 1818 ईस्वी में उसने पेशवा के राज्य को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद एल्फिंस्टन, जो कि कैप्टन मुनरो का ही शिष्य था, उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई में लागू किया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुंबई में किसने लागू किया, तो आपको बताना है एल्फिंस्टन ने। इस समय पिंगल नामक अधिकारी ने 1824 से 1828 ईस्वी तक भूमि का सर्वे कर उसका वर्गीकरण किया। राज्य के हिस्सा उपज का 55% निर्धारित किया। सर्वेक्षण दोषपूर्ण होने के कारण उपज का आकलन ठीक नहीं बैठा। भूमि कर निश्चित कर दिया। तो बहुत से किसानों ने भूमि जोतना बंद कर दिया और काफ़ी क्षेत्र बंजर हो गया। 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट विग्नेट भूमि सर्वे के अधीक्षक नियुक्त हुए। उन्होंने 1847 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में के अनुसार प्रस्तुतकर्ताओं में गोल्डस्मिथ थे, कैप्टन डेविडसन और कैप्टन विनगेट स्वयं शामिल थे। इनके अनुसार भूमि की कर व्यवस्था भूमि के उपजाऊपन के आधार पर निश्चित की गई। यह व्यवस्था 30 वर्षों तक बनी रही। इसके पश्चात 1868 ईस्वी में भूमि का फिर से सर्वेक्षण किया गया। 1861 से 1865 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, जिसके कारण कपास की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इस वृद्धि के कारण सर्वेक्षण अधिकारियों को भूमि का 66% से 100% तक बढ़ाने का मौका मिल गया, और कृषकों को इसके विरोध में न्यायालय जाने तक की अनुमति नहीं थी। जिसके कारण किसानों में ऋणग्रस्तता आई। बाद में अधिकारियों तथा साहूकारों के शोषण ने उन्हें उग्र बना दिया, जिसके फलस्वरूप 1857 ईस्वी का दक्कन विद्रोह हुआ। इस विद्रोह की जाँच के कारण जानने के लिए मुंबई सरकार ने 1878 ईस्वी में दक्कन राहत अधिनियम पारित किया। उपरोक्त पैरा का विश्लेषण करने पर बम्बई रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष सामने आते हैं: भू राजस्व की अधिकता और उसकी अनियमितता। तो ये थी रैयतवाड़ी भू व्यवस्था के दुष्परिणाम, जिसका असर बुरी तरह से किसानों पर पड़ा और किसानों को अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा। और जब उन किसानों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर उन्होंने विद्रोह किया, और एक ऐसा ही विद्रोह हुआ था दक्कन में, किसानों का विद्रोह, जो 1875 ईस्वी का दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और फिर इस विद्रोह को बड़े निर्ममता के साथ दबा दिया गया, और इसका सर्वेक्षण जो किया गया उसके बाद 1878 ईस्वी में दक्कन राहत अधिनियम बनाए गए, जिसमें किसानों को कुछ राहत दी गई। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और उसके दुष्परिणाम। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग माहलवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे। थैंक यू।